हेलो चिल्ड्रेन, मैं हूँ एस एन राय। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं ग्राफिकली। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो, उसमें किन किन पॉइंट्स को हमें केयर करना होगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, फिजिक्स में। तो वेक्टर्स का आइडिया सबको है, आई थिंक बेसिक क्लासेस में भी आइडिया रहता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, और साथ साथ में इसके वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। आगे की डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं ग्राफिकली वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल एडिशन में यह है कि जैसे वेक्टर को हम लोग एक एरो के थ्रू इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, इस फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। ये एरो जो है वो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन जो ये एरो बनाया हमने, ये कुछ बता रहा है। ये इसको बोलते हैं हम लोग टेल और इसको बोलते हैं हम लोग हेड, ठीक है। तो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो टेल से हेड की तरफ होगा। मतलब आप ये समझ लो, जो एरो जिधर निशाना लगा रहा है वो इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में है ये। और ये जो इसका देख रहे हो, ये जो लेंथ देख रहे हैं हम लोग इस एरो का, एक ग्राफिकल एरो बनाया है, ठीक है। इस ग्राफिकल एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी का जो ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब ये हुआ प्रोपोर्शनल का मतलब, सपोज करिए ये जो एरो लेंथ है, सपोज करिए यही एरो है, इसकी अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स को 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 न्यूटन का अगर रिप्रेजेंटेशन इसी डायरेक्शन के फोर्स को करना होगा, तो ये जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ एरो बनाए थे उसको डबल बना देंगे 10 सेंटीमीटर लेंथ एरो। और अगर ये 1 मिलीमीटर का लेंथ है एरो का और वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, तो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके डबल लेंथ का एरो इसी सेंस में, इसी डायरेक्शन में, अगर ये फोर्स वेक्टर इसी डायरेक्शन में है तो डबल लेंथ का बना देंगे, मतलब 2 मिलीमीटर का बनाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी में बनाते हैं ग्राफिकली, हम लोग पेपर पर बनाते हैं, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग होती है। तो ये डायरेक्शन को बताएगा, इधर डायरेक्शन है इस वेक्टर का, ठीक, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर क्वांटिटी का वो इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल में चलेगा, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाते हैं इसमें। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और स्पेसिफाइड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। अब बात ये करें कि सपोज करें ये जो एरो है, आप इधर ध्यान से देखो इस एरो को, ये वेक्टर ए एरो है। अगर इसको हम इस टेल के अबाउट ऐसे घुमा दे, रोटेट कर दें, ठीक है, रोटेट कर दे मतलब ये इस तरीके से अपना पोजीशन बदलते हुए चलेगा, तो कभी ये वेक्टर इस पोजीशन पे आएगा एरो, कभी इस पोजीशन पे आएगा, और कभी इस पोजीशन पे आएगा, कभी इस पोजीशन पे आएगा, और कभी इस तरीके से आएगा, ठीक है। और सपोज करिए कि जो ये यहाँ पे आया घूम के और ये एंगल आपने घुमाया है थीटा, ठीक है। तो देखिए घूमने की वजह से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन हर पोजीशन पे टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन वाइज चेंज हो चुका है। अब ये नहीं कर सकते वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम है, मतलब अगर हम इसको घुमाते हैं ऐसे, ये एरो समझ लो, ये मार्कर को एरो समझ लो, तो डायरेक्शन बदल रहा है, पहले इधर था अब इधर हो गया ऊपर की ओर। तो इस वेक्टर ए को और ये वेक्टर बी अब नया वेक्टर बन गया है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम है। बट आप ये नहीं लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये लिखेंगे तो गलत होगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू है, अनइक्वल वेक्टर है। देखो कॉमन सेंस की बात है, कुछ फिजिक्स में ऐसा होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहे तभी जाएंगे जब उन सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ सेम होगा, और ये भी साथ में कि वो जो वेक्टर्स होंगे एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात नहीं है, दे मस्ट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर से उन्हीं को इक्वल कर सकते हैं।
क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर चेंज होगा रोटेशन पे। लेकिन आप ये ध्यान से देखो, इसमें कुछ ऐसी चीज है, अगर ये इसको कंप्लीट एक राउंड मार दे, एक चक्कर मार दे 360 डिग्री रोटेट करते हुए, तो यह वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर फिर नहीं चेंज होगा। मतलब अगर ये एंगल समझ कर लो की बात करें, अगर ये एंगल थीटा 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे, अगर ये इस 360 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ये एंगल जो हमने दिखा रहा है, हमने दिखाया जो फिगर में, मतलब एक कंप्लीट राउंड ना ले, अगर मतलब एक चक्कर, दो चक्कर, 100 चक्कर, 1000 चक्कर, तो कहता है कि अगर ऐसा नहीं लेते हो तो वेक्टर बदल जाएगा, वेक्टर विल चेंज, ठीक है। मतलब कंप्लीट राउंड लेंगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा, ये कंफर्म बात है। अब एक तो ये है, दूसरा ये है कि ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदलना चाह रहा, इस वेक्टर को पैरेलली कहीं खिसका के बना दोगे तो ऑब्वियसली ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। ग्राफिकली वेक्टर को मैथमेटिकली कहीं भी हम ये पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। अब कुछ चीजें और है, जैसे दो वेक्टर के बीच का एंगल पे बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सपोज करिए ये थीटा, मतलब दो वेक्टर दिया गया है, उनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, तो इन दो वेक्टर का सपोज करिए वेक्टर ए है कोई, और ये कोई वेक्टर बी है, कोई भी दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल ये जो हमने बनाया है ये थीटा, इसका एक रेंज है, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री तक रेंज में रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर स्टार्ट होके 180 डिग्री तक, 180 के अबव नहीं जाएगा, इससे क्लियर हो रहा है। कंडीशन अप्लाइड है इसमें, ये चीज तभी बात सोचेंगे when two vectors are placed in such a way that their tails coincide at a common point, या तो ये हो, or their heads coincide at the common point। मतलब दो वेक्टर को इस तरीके से रखना है। अब कैसे रखेंगे, पैरेलली किसी को अपने आप खिसकाना अलाउड है तो उससे रखेंगे, करके बना देंगे। अगर मान लो कि दो वेक्टर ये है सपोज, ठीक है, ये दोनों इनके हेड हैं, तो ये दोनों इनके टेल हैं, तो या तो दोनों के टेल एक जगह आप कर दो, या तो दिया हो, या दोनों का हेड एक जगह कर दो, ठीक है। तो जो ये इस रेंज का एंगल बनेगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, मतलब हेड और टेल रहेगा, तो ये एंगल हम नहीं सोचेंगे उस समय, ये बनाने के बाद ही होगा। मतलब ये कंडीशन है कि टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड आइदर टेल टू टेल, मीन्स टेल्स एक जगह, टेल टू टेल लिखने का मतलब यही हुआ, आर हेड टू हेड होने चाहिए, ये जरूरी है। दिस इज द प्राइम कंडीशन टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये हम कर देंगे, ये जैसे हमने बनाया है तो यही होगा इस रेंज का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये बहुत ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स के एंगल से। किसी भी जगह पे फिजिक्स में जहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मैटर आएगा, जरूरत पड़ेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जरूरत पड़ सकता है कहीं भी, इसके वजह से सारा चीज गलत हो सकता है इसमें फिजिक्स में। चलो ये तो इसको हम लोग बात करेंगे, इसमें अभी यूज करेंगे। यहाँ पे तो हमने ऐसे बनाया है, अब एग्जांपल में लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका यूज है, कैसे पहचानेंगे। अगर कोई डायरेक्टली यही क्वेश्चन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करिए कि ये हमने ऐसे बना दिया है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये एक वेक्टर है, कोई एक ये वेक्टर है बी, ठीक है, और एक ये वेक्टर है सी। इसमें ये ग्राफिकल है, बना है एरो, और ज्योमेट्री बना है राइट ट्रायंगल की। कंडीशन एक दिया है, वेक्टर ए जो है वो वेक्टर सी दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। डायरेक्शन वाइज कोई देख रहे हो कि आप मैचिंग नहीं है इसमें, ठीक है।
तो all three vectors are these three vectors are unequal vectors. A और C का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये भी अनइक्वल है. अब इसमें ये बताना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, और दूसरा ये बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C, और वेक्टर C एंड वेक्टर A के बीच का एंगल. 3 ये क्वेश्चन किया हमने. देखो यहाँ पे तो पर्पस हम लोग का ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट ये साइलेंट रहता है फिजिक्स में कि आपको साइलेंटली इसका यूज दिखेगा अगर आप मतलब कि केयर नहीं करोगे वेक्टर क्वांटिटीज का, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच के एंगल को, तो कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इसकी वजह से. अब देखो ये डिफरेंट है ज्योमेट्रिकल एंगल से, और उसके इक्वल हो भी सकता है कई बार, कुछ कंडीशन में नहीं भी हो सकता है. तो अब ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल एंगल निकाल लेंगे ज्योमेट्री से. जैसे कि ये देखा है कि ए और सी का मैग्नीट्यूड ये सेम है, मतलब ये दोनों एरो लेंथ सेम है, दो साइड लेंथ ट्रायंगल का सेम है. ये 90 है तो ऑब्वियस हो गया कि ये 45 ये जो एंगल है ज्योमेट्रिकल एंगल है. अब ये डिसाइड कर लेना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल एंगल बिटवीन वेक्टर्स बनेगा या नहीं बनता है. तो ध्यान से देखो, वेक्टर सी और वेक्टर ए जो दिख रहा है वो ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, और चूंकि ये 180 के बीच में 50 पे है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं भी आती है. तो सी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है. अब देखो क्योंकि ये दोनों का टेल एक जगह दिख रहा था, अब देखो बी एंड सी का दोनों का हेड एक जगह दिख रहा है, तो ये जो एंगल है 45 डिग्री, ये क्लियर कट ये भी दिख रहा है. मतलब ज्योमेट्रिकल एंगल दो जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स बने हुए हैं इस समय. अब यहाँ पे ये देखो, ये जो देखा है ए एंड बी का, तो ए का हेड है और बी का टेल है, जो कि अलाउड नहीं है. तो हमने ये कहा था कि आप हेड टू हेड या तो बना दो या तो टेल टू टेल बना दो, वॉट एवर, ठीक है, इज इजी, जो भी आपका इजी लगे वही आप काम करो. तो देखो इसमें क्या है कि जैसे ये एरो है, इसको धक्का मार के बिल्कुल ऐसे ऐसे खिसका दिया बिल्कुल. तो ये समझ लो कि आप इसको धक्का मार के आगे की तरफ खिसका दिए और ऐसे हो गया वेक्टर है. अब ये टेल एक जगह इनका कोइंसाइड कर जाएगा, ये एंगल 45 है, तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री. ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा 135 डिग्री. ठीक है, 180 में से 45 माइनस करोगे तो आप देख सकते हो इसमें से 180 डिग्री टोटल आएगा, तो 135 डिग्री एंगल आएगा ये. डिग्री एंगल. ठीक है, मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल एंगल हमने 45 निकाला था वो नहीं रहा बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंगल. ठीक है, तो इस तरीके से सोचेंगे, और यहाँ पे तो पर्पज ही था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना, बट आपको क्वेश्चन में जब फिजिक्स में यूज होगा तो उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में रहेगा. और देखो ये सिर्फ एरो का अगर हम थोड़ा डायरेक्शन का ही बदलेंगे तो इनके आंसर बदल सकते हैं. अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और ग्राफिकली ऐड कैसे करते हैं, क्या इसका रूल रेगुलेशन है. ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा वेक्टर हो तो ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं, मतलब ग्राफिकल एरो दिया है वेक्टर एरो, तो उनको कैसे ऐड करेंगे. और बेसिकली ग्राफिकल एडिशन का ही यूज होता है, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं बस. ठीक है, मान लो कि कोई कुछ वेक्टर, तो इसमें रूल क्या होता है एडिशन में, इस वाले में ग्राफिकल एडिशन में हेड टेल कॉम्बिनेशन चलता है. ठीक है, आप कुछ ऐसे वेक्टर बना रहे हैं और ये फ्री हैंड ड्राइंग है तो स्केल पे नहीं है, छोटा बड़ा बस दिखेगा आपको, एंगल का भी कोई करेक्ट मेजरमेंट नहीं चलेगा, अंदाजा रहेगा सारा. तो इसमें उसी हिसाब से हम बना रहे हैं, और ये वेक्टर भी है, लग रहा है कि ये स्टेप थोड़ा सा बड़ा है, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखता हुआ लग रहा है. उसके बाद वेक्टर सी थोड़ा सा छोटा है, कुछ एंगल पे है सर्टेन ऑरिजेंटल से, वेक्टर सी है. अब इसमें ये एक वेक्टर डी है. इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर्स भी हो सकते हैं, हमने इतने लिए हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है.
अब क्या है कि इनको सबको ऐड करना है, तो एडिशन में हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, कोई वेक्टर किधर भी हो लिखेंगे ऐसे ही, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस, अगर होता कुछ आगे तो और बिल्कुल लिखे होते, मतलब कि वी हैव टू ऐड 4 वेक्टर्स ए बी सी डी वेक्टर्स, ठीक है। इनको ग्राफिकली ऐड करना है, एरो दिए गए हैं, इनका जो साइज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को बता रहा होगा, और जो एरो का जो है टेल से हेड की तरफ है वो डायरेक्शन बता रहा है। अब क्या होता है कि जब इनको हम ग्राफिकली ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आएगा जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। का मतलब ये होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब इन सारे वेक्टर को, मान लो कि ये जो चारों एबीसीडी है ना, सपोज करो ये फिजिक्स में कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा ऑब्वियसली, सपोज करो ये चारों फोर्सेज हैं, फोर्स वेक्टर है, ऐसे ऐसे लग रहे हैं, एक पार्टिकल पे ये चारों फोर्स लग रहे हैं, ये एरो के हिसाब से रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि ये कोई एक फोर्स इधर लग रहा है, कोई खींच रहा है एक पार्टिकल को, ये डी वाला नीचे खींच रहा है, सी वाला ऐसे एंगल पे बी वाला नीचे खींच रहा है, तो इन सारे फोर्सेस को लगा देंगे और कोई कहेगा ये बताइए व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट मतलब कि एक सिंगल फोर्स ऐसा कौन सा लगा दे और किस डायरेक्शन में लगा दे, किस वैल्यू का लगा देंगे जो सब इनके इन्फ्लुएंस के बराबर आ रहा हो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब यही हुआ कि मतलब चारों का एक तरह से इक्विवेलेंट लगा दिया सिंगल। तो ये हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में। अभी फिलहाल तो ऐड करने के तरीके में बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ए में बी ऐड करो पहले, फिर डी ऐड करो, फिर सी ऐड करो, सी में पहले डी ऐड करो, देन ए ऐड करो, देन बी ऐड करो। इसमें कोई भी ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है इस टाइप का, अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है, मतलब कि एक ही बात आएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है फ्री हैंड ड्राइंग बनाओगे तो लगेगा इधर उधर हो गया, बस वो एग्जैक्ट आप डायरेक्शन नहीं बना पाते, एंगल ये कहाँ पता हमको कि ये 45 है, 30 है, 60 है कि नहीं, ये 75 है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम करें कि हमेशा वही आएगा, अगर आप बिल्कुल स्केलिंग पे लेकर चलोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक एक करके ऐड करते हैं, बट रूल इसमें क्या है, हेड टेल कॉम्बिनेशन, जिसको ऐड करना है, मान लो कि हमें बी को ऐड करना है ए में, यही पहले ऐड कर रहे हैं, तो जिसको ऐड करना है उसके टेल को जिसमें ऐड करना है उसके हेड के ऊपर रखना है, और रखते समय किसी भी वेक्टर को इधर उधर रोटेट नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज जानते हैं कि वेक्टर चेंज हो जाता है। अभी पढ़ा, इसीलिए पढ़ा था उसको कि ये ध्यान रहे बात। हम बी को ऐड ए में ऐड करना चाहते हैं, तो बी के टेल को ए के हेड पे रखेंगे, मान लो कि यहीं पे आपने स्टॉप कर दिया कि बस दो ही ऐड करना था, तो रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट वेक्टर का टेल होगा और जो भी लास्ट वेक्टर आएगा उसका जो हेड होगा, तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से लेकर ज्वाइन करना स्टार्ट करना है, और हेड ऑफ लास्ट वेक्टर जो ऐड किए उसकी तरफ ले जाएंगे, ये डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ये रूल है हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ऐड करना है तो इसको हम मिटा देते हैं, और इसको इसलिए लिखे हैं, छोड़ दिए हैं क्योंकि इसी से हमको यूज करना है। मान लो कि ए में हम बी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो बी ऐड करेंगे, तो यहां से देखो सी, याद रखना कि सी थोड़ा छोटा था, ऐसे था, तो ए में बी ऐड करना है तो बी का टेल को यहाँ पे रखे और बी का टेल ऐसे बना दिया और वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हुए ऐसे आ गया। और सी क्या था इसमें, सी कुछ इस तरीके का था, ठीक है, बहुत स्केल पे नहीं, डी किधर था, नीचे की तरफ था, ये आ गया। मान लो कि ए थोड़ा सा ये बड़ा ले लिया, बस कुछ नहीं, ऐसे समझाने के लिए लिया है, और ये फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड ज्वाइन कर दिया था, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये ग्राफिकल एडिशन का मेथड है, ठीक है। आप एक दो से ज्यादा हो, कितने भी वेक्टर हो, ऐसे ही याद करेंगे, मतलब आप इन सबको हटाकर एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड का लगा सकते हो, तो वही रिजल्ट आएगा, वही बिल्कुल इफेक्ट आएगा। अब ये ग्राफिकल एडिशन का जैसे यूज करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, ये है
रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन आप समझ रहे होगे कि 6 साइड लेंथ है इसका। हेक्सागन मतलब 6 साइड है और 6 लेंथ वाइज बराबर है। लेंथ वाइज बोला है बराबर है, ये लेंथ वाइज बराबर है, रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये है सेंटर इसका ओ। और ये देख रहे हो जितने ये छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं ये सब इक्विलेटरल है, सब साइड लेंथ आपस में सेम है। ज्योमेट्रिकली आप देख भी सकते हो। अब क्या करना है, जैसे आपको कुछ वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, उसमें ऐड करना है आपको और उनको कुछ लिखना है, उसके फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। जैसे एक एडी वेक्टर दिया हमें और दिख भी रहा होगा एडी वेक्टर क्या है इसमें, और दूसरा इसमें ये दे रहे हैं हम एक एबी वेक्टर, ठीक है, एबी वेक्टर और एक है ईडी वेक्टर और प्लस बीडी वेक्टर, ठीक, और ए वेक्टर। ये यहां तक हमने बनाया। ए वेक्टर ईडी वेक्टर है, एबी वेक्टर है और बीडी वेक्टर है, इस तरीके से बनाया हमने। और भी चीजें हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं किया है। और भी आप लिख सकते हो ए सी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इजिकल टू एक्स टाइम्स एओ वेक्टर है। आप देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन का पर्पज ही कुछ और होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये कहा गया कि एओ वेक्टर के ही टर्म लिखना है। देखो इसमें वेक्टर को नहीं दिखाया है, यहाँ लिखा हुआ है नेम वाइज, तो आप इन सबको पहले बना लो, ठीक है। जैसे ए से डी वेक्टर, इनको ऐड करना, जिनको ऐड करना है। ए बी वेक्टर, ये ए से बी की तरफ। ई डी वेक्टर, ई से डी की तरफ। बी डी वेक्टर, बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ, ठीक है। ए ई वेक्टर, ए से ई की तरफ है। ए सी वेक्टर, ए से सी की तरफ है। एफ वेक्टर ये रहा। इन सबको ऐड करना है, लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ऐड जो करना है उनको सबको एओ के फॉर्म में लिखना है। अब ये बताना है इसमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे मेन चैलेंज है इसमें कि हमको एओ के टर्म में ही लिखना होगा सबको। अब आप जैसे लिखो, और ये देखो कि आप इनको बाहर अगर बनाओगे डायग्राम में तो जोड़ तो लोगे ऐड ग्राफिकली एडिशन, बट आपको हो सकता है ना दिखे कि एओ के टर्म में कैसे आएगा। देखो सबसे इजी जो टास्क है सबको एओ में हम तोड़ते जाएंगे। देखो ये जो एओ वेक्टर है इसका यूज है हमें, एओ वेक्टर और ये जो ओडी वेक्टर है दोनों इक्वल वेक्टर है क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में सेम है। बट एएफ वेक्टर और एओ वेक्टर ये सेम नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ा है। देखो इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए इक्वलिटी लाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो अब देखो करना क्या है, एडी वेक्टर को सबसे पहले ब्रेक करते हैं और काटते जाएंगे। एडी वेक्टर इज रिटन लाइक 2AO, 2AO तो आ चुका है, और हटाते जाएंगे। ए बी और ईडी की बात करो। अब देखो ए बी में ईडी ऐड करेंगे, ये जरूरी नहीं है, ऐड कर देंगे। ए बी और ईडी दोनों इक्वल वेक्टर है, करेंगे क्या ऐड करके, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी और बी डी देख रहे हो, ये बी डी, ए बी वेक्टर प्लस ईडी बी डी वेक्टर विल गिव रिजल्टेंट क्या, ए डी वेक्टर, ठीक है। ग्राफिकल एडिशन बिल्कुल फिट है। ए से बी, ए बी में बी डी को ऐड करेंगे, बी डी का टेल ए बी के हेड पे, बी के हेड पे है, तो ए से डी की तरफ रिजल्टेंट जाएगा। तो ए बी और बी डी को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। देखो ए बी और बी डी रिजल्टेंट जो आएगा ये अगेन ए डी आया, और जिसके वजह से फिर से 2AO आ गया, मतलब ये दो और हटे ये। अब यहां से देखो ईडी और एई वेक्टर और प्लस ईडी वेक्टर इज अगेन रिजल्टेंट इज एडी वेक्टर, तो ये दोनों का भी एडी आया, इसकी वजह से फिर से 2AO आ गया। अब ये दो बचे पक्का, ये दोनों ऐड हो रहे होंगे, एफ और एसी। अब देखो एसी वेक्टर ए इधर है और एफ इधर है, बट ये ध्यान से देखो जो एफ है
एफ वेक्टर है, ये साइड ये इसके पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसको हम सी डी रिप्लेस कर दें, इसको सी डी वेक्टर, और फिर क्या करेंगे, ए सी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर का रिजल्टेंट फिर से ए डी आया, मतलब एक ए डी इस बॉक्स से भी आया है, जो कि फिर से ये 2AO आया। कितने 2AO हो गए, 2A 2 4 2 6 2 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मान लो कोई 2 सेट इसमें से कम कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल एडिशन का एक तरह से कहा जा सकता है, तो ये डिफिकल्ट एग्जांपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब बिल्कुल बेसिक को कई बार यूज किया गया है। बेसिक क्या था जी, हमारा बेसिक क्या था, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को, जिसको भी ऐड करोगे, पहले जिसमें ऐड करोगे, जिसको ऐड करना है उसका टेल जिसमें ऐड करना है उसके हेड पर रख देना है, और फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन कर देना, रिजल्टेंट मिलेगा। कहीं पे भी आप देखो ये रूल लगा है। ए बी में जब बी डी को ऐड किया है तो बी डी का टेल यहाँ ए बी के हेड पर रखा गया है, और ए के टेल से डी जो हेड है उसको लास्ट वाले को ज्वाइन किया, तो ए डी बार बार आ रहा था ग्राफिकली। हमने क्या किया कि सबको ए डी में बदला, ए डी को डबल ए ओ लिख दिया, ठीक है, ये पहले डिसाइड कर चुके थे। तो ये यूज है ग्राफिकल एडिशन का, और यही बेसिक यूज किया जाता है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स में। जैसे मान लो कि कई बार ऐसे दे देते हैं कि सपोज करो कि आपको हम एक ऐसे दे दिए, ये वेक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से दे दिए, और एक सपोज करो कि ये वेक्टर है बी वेक्टर, और मान लो कि आपको ग्राफिकली कहेंगे इसका रिजल्ट निकालिए, तो देखो आप एक जगह हेड दोनों का रखा है, तो इनका रिजल्ट इस तरीके से नहीं निकालना है। आप ए में बी ऐड करो, चाहे बी में ऐड करो, ए ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। जैसे बी है, इसको हम खिसका देंगे, तो बी को खिसका के बिल्कुल ऊपर बना दिए ऐसे ले जाके, ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन, मतलब आप यहां से हटा दिए इसको, एक तरह से कहो तो आप इसको यहां से हटाकर उधर खिसका दिए। अब देखो बी का टेल ए के हेड पे आ गया है, तो ए में बी को ऐड किया है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो ए के टेल से और लास्ट बी जो है उसके हेड पे ज्वाइन किया, तो दिस विल फॉर्म द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफिकली ऐड करते हैं वेक्टर्स को, और बिल्कुल इसी को हम ग्राफिकल एडिशन को ही मैथमेटिकल फॉर्मेट दे देते हैं। तो मैथमेटिकल जो फॉर्मेट दे देते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बात करें, और स्पेशली इसमें बस 2 वेक्टर का यूज करेंगे एडिशन में, और इसी को हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 2 वेक्टर्स के लिए बनाएंगे, जैसे अभी बनाया भी था डायग्राम, ये वेक्टर ए है, देखो बाकी ग्राफिकल मैथमेटिक्स की जरूरत है, ये 2 वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट अभी तुरंत देखा है कि इसका रिजल्टेंट इसी को बोलते हैं। 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा, इसके वजह से जो क्लोज फिगर बनेगा, ऑब्वियसली ये 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब देखो 2 वेक्टर ए एंड बी जो है, इनके बीच का एंगल बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि इसी को बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस ए को खिसका देंगे ऐसे, तो दोनों का टेल तब आएगा यहाँ पे, तब ये बनेगा एंगल। अब बाकी देखो ग्राफिकल चीजें हैं, ये एक ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, सपोज करो ये एस है, ये एन है, और ये सपोज करो पी है। तो देखो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि अगर 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, तो 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं सेम ऑर्डर में लेते हुए, और 2 साइड्स ट्रायंगल का जो है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऐसे, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल के 3rd साइड से रिप्रेजेंट होगा, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर का क्या चक्कर है, तो देखो आप ऐसे पी से
सपोज करो क्यू, पी से क्यू गए ए को रिप्रेजेंट करने, क्यू से एस गए बी को रिप्रेजेंट करें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, ट्रायंगल के दो साइड कवर करते हुए। तो आपको ऐसे ऑर्डर में ऐसे चलना चाहिए था, तो ये करा कि नहीं, रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेशन में उल्टा चलेंगे ऐसे, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसी को आप पैरेललोग्राम अगर बात करना है, पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट देना है, तो देखो ये पैरेललोग्राम बन गया। यहां से देखो ध्यान से, देखो ये बी वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर यहाँ बना हुआ है, ये पैरेलल हो गया, तो ये भी बी वेक्टर है एक तरह से। इसके पैरेलल यहाँ बनाए हैं, तो ये भी वेक्टर ए है। तो इसी को देखो पैरेललोग्राम शेप ले लिया, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं कि दो एडजेसेंट जो साइड से उससे दो वेक्टर रिप्रेजेंट होगा, तो जो इसी के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ से जो पास करने वाला डायगोनल है, उससे जो होगा वो इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा, और इस तरीके से लिया जाएगा डायरेक्शन। बात एक ही है। अब क्या है, ये तो मैटर ये है कि इनका रिजल्टेंट थीटा और ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, तो इसको अगर डिराइव करते हो तो बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस लगेगा, इसमें तो लगा नहीं सकते हैं। तो ध्यान से देखो, तो अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखा जाए, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो पी एस का लेंथ है, तो ध्यान से देखो जो पी एस का स्क्वायर है वो यहां से लेकर यहां, तो पी एन बेस लेंथ पे स्क्वायर प्लस एस एन परपेंडिकुलर पे स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया है, किस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया है, पी एन एस में। ध्यान से देखो पी एन एस में पाइथागोरस का यूज किया गया है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस पी एन स्क्वायर। अब इसको आप ग्राफिकली आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप याद होगा, तो ये इस राइट छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज लेंथ बी है, तो इसके एंगल के सामने जो राइट एंगल में ये जो लेंथ होगा वो बी साइन थीटा होगा, और ये जो बेस लेंथ होगा ना ये बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, इनको यहाँ रख दो, ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और पी एन के जगह पी क्यू मतलब ए का मैग्नीट्यूड, और क्यू एन मतलब बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, इनका स्क्वायर हो गया, और एस एन मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ध्यान से अगर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगी, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो जो ये अंडरलाइन किया है, बी स्क्वायर कॉमन है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है मैथ में, तो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका कॉम्बिनेशन प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बहुत बेसिक डेरिवेशन है ये, लेकिन इस रिजल्टेंट का जो बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन मीन्स कोई एंगल बात कर रहे हो, यहाँ पे सपोज करो फाई, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो tan फाई का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा ऐसे भी क्या होता है, एस एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंथ पे कौन है, पी क्यू, और प्लस क्यू एन, ऐसे लिख दो चाहे पी एन डायरेक्ट लिख दो। एस एन की वैल्यू है बी साइन थीटा है, और पी क्यू की जो लेंथ है ए है, और इसकी है क्यू एन बी कॉस थीटा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है इन सब चीजों का। ये तो जस्ट पाइथागोरस और ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल पैटर्न है। ध्यान से देखो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंबॉलिक वे में, ऐसे भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r जो है ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात यह है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है, देख रहे हैं कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉर द गिवन टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड अगर ना बदले, ठीक है, तो एंगल को अगर वेरिएशन में लाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या रेंज में जा सकता है, तो ये देख सकते हैं। तो इसमें ये लिख दिया है कि मैग्नीट्यूड को हमें जीरो भी नहीं करना है, जीरो वेक्टर की भी बात नहीं करना है। तो अगर एंगल पे चले, सिर्फ एंगल पे, तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा
तो cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट में, और हटते ही बाहर हो जाएगा a प्लस बी, मतलब दोनों वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड का सम है बेसिकली। मतलब आप इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज, और मिनिमम पे अगर जाओगे तो थीटा जो है 180 डिग्री, दो वेक्टर अपोजिट हो जाए अगर, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, ये आएगा ए डिफरेंस बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ए की तरफ रिजल्टेंट जाएगा, और बी का ज्यादा होगा तो बी की तरफ रिजल्टेंट जाएगा, इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो मिनिमम पे खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम मिनिमम का जो रेंज दिखा रहे हो, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है या मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा a प्लस बी, ठीक है, या इससे कम होगा, और मिनिमम कितना होगा a डिफरेंस b, या तो इससे ज्यादा होगा। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस और मैग्नीट्यूड का सम के बीच में या इनके बराबर हो सकता है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है a माइनस बी से ज्यादा होगा या बहुत होगा तो बराबर होगा, ठीक है, इससे कम नहीं होगा, a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम होगा, या तो इसके इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। तो इससे हम लोग क्वेश्चन में हैंडलिंग आसान हो जाएगी हमारे लिए। बाकी क्या, आप एंगल तो कोई भी रख दो, 90 डिग्री रख दो, 90 डिग्री रख दोगे, अगर 90 डिग्री रख दोगे आप, तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा भाई, cos 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा जो बच जाएगा वही तो लिखोगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक चीज है, ऐसे लिख दिया इंफॉर्मेशन के लिए, अगर मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का बाय द वे इक्वल है, सपोज करो a और b का मैग्नीट्यूड x ऐसे ले लिया हमने कुछ, ठीक है, अगर सेम है तो रिजल्टेंट दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा बन रहा हो, मतलब x मैग्नीट्यूड का दोनों वेक्टर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट जाएगा ना वो रिजल्टेंट इन दोनों के वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, जो भी एंगल दोगे आप, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का वो आएगा 2x cos थीटा बाई 2। इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है मैथमेटिकल, बेहतर होगा कि ये इसको याद रखें, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस थीटा, तो ये एक इंफॉर्मेशन वाली बात है और याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट से। अब क्या है, कुछ जैसे क्वेश्चन में क्या इन फॉर्मूले का यूज करना जरूरी है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने दिया है कि ये लैंग्वेज में रहेगा, एक कोई वेक्टर है ए, इसका जो और दो वेक्टर ए और बी, उनका जो रिजल्टेंट है ये लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन, हमने ग्राफिकली बना दिया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद वेक्टर ए, ठीक है। तो रिजल्टेंट ने हमने ऐसे बना दिया लैंग्वेज सुनते हुए। ये बताओ जब आपने कहा कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए से 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, दूसरा वेक्टर के हेड पे जाएगा इसका हेड, और स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल पे। ए वेक्टर ये बोले हो तो बी वेक्टर तो आपको ऐसे ही बनाना होगा, कहीं और तो बना भी नहीं पाओगे। और आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज सपोज 10 न्यूटन, मतलब फोर्स कोई वेक्टर है। तो करेक्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, आपको निकालना है, ठीक है। आपने एक डायग्राम बनाया लैंग्वेज सुनते ही, ठीक है। और देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो आपको क्लोज फिगर ट्रायंगल ही बनेगा, चाहे जौन सा भी ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, जिस मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, कोई और बनेगा तो ट्रायंगल ही जी। अब कोई कह रहा है कि ऐसे निकालना है, तो अब देखो आप फॉर्मूला लगाने चलते हो आप फंस जाओगे, जाहिर सी बात है, कुछ चीजें सब ग्राफिकल है, इसमें फिजिक्स में बेसिक है, ग्राफिकल एडिशन एंड सम मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब ये देखो आपने दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 दिया, और बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि देखो यूज हो यहाँ पे दो वेक्टर का टेल यहाँ कोइंसाइड करना चाहिए, यानी ए को खिसका के बात करो थोड़ा ग्राफिकली,
ये 120 डिग्री एंगल क्वेश्चन में दिया भी है। ये 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब ये बताओ, इसका मैग्नीट्यूड आप 10 न्यूटन बोल रहे हो, तो इसमें जानने की क्या जरूरत है, ये बताओ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो लगाना है लगा दो। साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर पे कौन है? 10 यूनिट्स। ये परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज पे कौन आ गया इस समय? बी दिख रहा है आपको। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मैग्नीट्यूड वाइज? 20/√3 न्यूटन फोर्स। अब बात करो ए का निकालना है, तो ए का निकालना है तो आप tan 60 भी लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। cos 60 लगा दो, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे लगाना इच्छा आपकी। तो मान लो कि हमने tan 60 लगा दिया, तो tan 60 डिग्री क्या होता है? फॉर्मूला tan थीटा का राइट एंगल में परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला अपान बेस। परपेंडिकुलर पे कौन है? 10 यूनिट। बेस पे कौन है जी? नहीं पता है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ जी? 10/√3 न्यूटन। मान लो कोई कहेगा नहीं हम cos 60 लगा देंगे, तो cos 60 लगा दो यार। cos 60 क्या होता है? बेस। बेस पे लापता नहीं पता है। अपन हाइपोटेन्यूज पे कौन है जी? बी है। cos 60 कितना होता है? 1/2। बेस पे ए है, हाइपोटेन्यूज बी पे, बी की वैल्यू है या निकाले पड़े हो 20/√3 जी। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हुई देखो जी, ये कट गया 10, इधर 10 ट्रांसफर 10/√3 आ गया। ऐसा तो नहीं जबरदस्ती यहाँ से थोड़ा आसानी से बन रहा है। क्या है? जरूरी है कि हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे तो ध्यान रहे कि हाइपोटेन्यूज है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा लो, इसमें भी रख के कोई एक निकाल सकते हो, एक पता है तो ये डिपेंड करता है कहाँ हमने कोई लगाया रिजल्टेंट का फॉर्मूला कि √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं लगाया। कहाँ निकाला कि रिजल्टेंट का जो कह रहे थे कि एंगल जो टाइम फाइव लिखा था फॉर्मूला डेरिवेशन में, कहाँ उसको लगाया? नहीं लगा। एक लाइन की चीज बन गया आराम से। तो क्या है कि नीट में के जो एग्जामिनेशन है ना, तो नीट में थोड़ा एक डिफरेंट वे में सोचना होता है। बेसिक से ज्यादा स्ट्राइक करना है और शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करना है, कम से कम लिखना है बिल्कुल। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अभी आज तक के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।